दिल्ली एनसीआर शाखा के सभी पदाधिकारीगण तथा इस भव्य एवं विशाल ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे भाइयों बहनों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बच्चों को मंगल कामनाएं कहता हूं। साथियों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष अतुल्य भारत कहलाता है। इसमें सैकड़ों हजारों संगठन हैं, लेकिन आज एक ऐसा संगठन सम्राट अशोक क्लब, जिसके तहत हमारा ये 2276वां धम्म विजय दिवस समारोह इस प्रांगण में मनाया जा रहा है, उसे एक सामान्य संगठन की श्रेणी में मत समझिएगा। ये अतुल्य संगठन है। इसके चिंतकों ने ये विचार किया कि हमारा देश भारत, जिसके संविधान की मूल भावना पंथ निरपेक्षता है, किंतु भारतवर्ष का आम जनमानस पंथ सापेक्षता का जीवन जीता है। वो व्यक्तिगत रूप से अपने पंथिक ध्वज, अपने पंथिक प्रतीकों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए टुकड़ों में एकत्र होकर के तमाम बड़े बड़े आयोजन मनाता है, किंतु विश्व भर में जिस प्रतीक के माध्यम से हम एक भारतीय के रूप में पहचाने जाते हैं, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक की लाट पूरे भारतवर्ष में जगह जगह लोगों की अज्ञानता के कारण अपमानित हो रही है और होती रही है। इन्हीं चीजों को देख करके एक विचार उत्पन्न हुआ हमारे संगठन में कि क्यों न हम पूरे राष्ट्र में एक अलख जगा दें कि आओ अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इतना सम्मान करें और इस राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के साथ मिलकर समस्त भेदभाव भुलाकर एक साथ पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े आयोजनों को करने लग जाएं और वहीं से हमारी पंथ निरपेक्षता प्रगाढ़ होगी और मजबूत होगी। साथियों, कानपुर की धरती पर एक मोती झील है और मोती झील में सम्राट अशोक महान के एक लाट यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निर्मित है। 2010 के अंतिम समय में यानी दिसंबर के आसपास की बात रही होगी, हम वहां से गुजरे तो मैंने देखा कि वहां पर हजारों लोग मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, जिसके कारण हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अपमानित हो रहा है। उसी वक्त हमने एक फोटोग्राफर लिया और उसके 10 फोटोग्राफ लिए। सम्राट अशोक का जो स्तंभ था यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसके चबूतरे को लगाकर सफाई कर्मचारी की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी खड़ी थी और उसी को लगा करके सफाई कर्मचारियों के झाड़ू खड़े थे। ये सारा
फोटो के अंदर कैद करवा करके और भारत के राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और भी तमाम उच्चाधिकारियों को उन फोटोग्राफ्स के साथ अपना पत्र भेजा। सम्राट अशोक क्लब ने अपना दर्द उकेरा कि जिस भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को इस देश के समस्त नागरिकों को श्रद्धा से नमन करना चाहिए, आज अज्ञानतावश ये इतना अपमानित हो रहा है। और तत्कालीन डीएम मुकेश कुमार मेश्राम जी के पास सम्राट अशोक क्लब का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और आधा घंटे के अंदर उसका परिणाम ये निकला कि वहां पर कम से कम 10 सफाई कर्मचारी और कई अधिकारी खड़े होकर के वहां की सफाई करवाई और वहां पर चूना छिड़का करके उसको बिल्कुल चकाचक कर दिया। यह सम्राट अशोक क्लब की जागरूकता का परिणाम था, जहां उस रोड से उससे पहले वो समस्त अधिकारी भी गुजरे होंगे जिन्होंने वहां पर तत्काल सफाई करवाई। लेकिन इस क्लब की जागरूकता देखिए कि जब हमने उनका ध्यान आकर्षण किया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। इसी प्रकार से बरेली के रेलवे स्टेशन के बगल में भी एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह खड़ा है, वहां की भी ऐसी ही दुर्दशा थी। वहां के लिए भी सम्राट अशोक क्लब ने पत्र लिखा और वहां का भी कायाकल्प हो गया, वहां भी तमाम विकास कार्य करवा दिया गया। सम्राट अशोक क्लब एक ऐसी संस्था है जिसने कम से कम राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का बीड़ा उठाया, लोकतांत्रिक आस्था का मजबूतीकरण का बीड़ा उठाया हुआ है और पंथ निरपेक्षता की मजबूती के लिए बीड़ा उठाया है। और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर राष्ट्रध्वज तिरंगा आगे आगे, और साथ ही आप जो ये आपके सम्मुख आप एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, इसको अपने सिर पर लेकर के पुष्प वर्षा करते हुए हमारे क्लब के कार्यकर्ता चलते हैं और साथ ही कई हजार लोग निकल पड़ते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का संगायन करते हुए। और इसके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं है, जब भी सम्राट अशोक क्लब को उचित अवसर मिलता है उसी अवसर पर ये आयोजन शुरू कर देते हैं। और परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि इस कार्यक्रम में समस्त समाज के लोग बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए हुए लोग उसमें शरीक होते हैं और सभी लोग आर्थिक सहयोग करते हैं। जिस तरह से ये आयोजन करना शुरू किया गया है, अगर इस आयोजन को हम पूरे भारतवर्ष में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ गली गली में, शहर शहर में मनाना चालू कर देंगे तो ये जो एक पंथ विशेष की जो कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित होते हैं उससे कहीं आगे बढ़ करके गैदरिंग होगी और असली पंथ निरपेक्षता आने वाले दिनों में आपके सामने दिखाई पड़ेगी। वर्तमान समय में हमारा देश विश्व के कई देशों की यात्राओं पर है और हम जापान की भी यात्रा में गए और जापान की यात्रा में जब गए तो क्योटो नाम का एक शहर देखा। वहां देखा कि इतनी चमाचम सफाई, इतने संस्कारित लोग, इतने सदाचारी लोग, हम दंग रह गए। हमने ठान लिया कि हम जापान का जो क्योटो शहर है ऐसा ही बनारस को डेवलप करेंगे। साथियों,
आप भौतिक विकास तो कहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक नैतिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, आप वहां के लोगों का सदाचार देखिए। यहां लोग कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं, कहीं भी मलमूत्र विसर्जन करते हैं, कहीं भी मसाला खा करके उसकी पुड़िया फेंकते हैं, कहीं भी केले का छिलका फेंकते हैं। तो वर्तमान समय में भौतिक विकास के साथ साथ जब तक नैतिक विकास पर कार्य नहीं होगा, तब तक ये देश क्योटो शहर जैसा शहर बन जाए, इसमें मुझे संदेह है। सम्राट अशोक महान के समय में जो आज का ये दिन है, सम्राट अशोक महान ने आज ही के दिन धम्म घोष की घोषणा की थी और समस्त प्रजा के नैतिक विकास की गंगा बहा दी थी। एक अभियान छेड़ दिया था और उनको ये पूरा विश्वास था कि अगर देश के सभी लोग नैतिक हो जाएंगे तो कोई भी विकास असंभव नहीं रहेगा। साथियों, आज ऐसी विडंबना है, मैंने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में देखा कि पान मसाले पर एक खेल खेला गया। पान मसाला पहले सिंगल पुड़िया में बंद आता था, लेकिन अब उसको डुअल पैक में पैक करके दे दिया। वही पान मसाला अब डुअल पैक में। तो जहां एक पुड़िया से कचरा 1 गुना होता था, वहां 2 पुड़िया से 2 गुना कचरा होने लगा। कैसे देश साफ होगा? आज जापान में जो विकास है, जो वहां का नैतिक विकास है, वो आज से कई लगभग 2000 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का ही परिणाम है। तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अगर गली गली तक पहुंचेंगी, आज के हमारे शासक लोग उस दिशा में कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश महान देश बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक क्लब ने पूरे भारतवर्ष में कई जगह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण किया है। गाजीपुर नौनहरा गांव में, गाजीपुर जिले में टोडरपुर गांव में, बहराइच गंगापुर गांव, बहराइच मधवापुर गांव, बहराइच में करमोहना गांव, हरदोई अरसेनी गांव, बालामऊ, सीतापुर में अटवा गांव, जौनपुर केराकत में 9 बिस्वा जमीन माननीय हरिप्रसाद मौर्य जी ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए दान दिया है। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इलाहाबाद में हड़िया नौनहरा गांव में और इलाहाबाद में सिंगलापट्टी में तथा गोपालगंज बिहार ब्लॉक भोरे में राष्ट्रीय प्रतीक निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। रायबरेली में ग्राम बेवला, इसके अतिरिक्त सैकड़ों गांव में लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह द्वार पर दोनों तरफ बनाया हुआ है तथा बीच में सम्राट अशोक महान का जो अशोक चक्र है वो भी बनाया हुआ है। सम्राट अशोक क्लब पूरे देश में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है और बड़ी तेजी से ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय सम्राट अशोक महान, जय भारत। मैं सम्मान के साथ, पूरे करतल ध्वनि के साथ, पूरे सदन से जोरदार तालियों के साथ अपने इस युवा साथी का
आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हमें संबोधित करें। माननीय संतोष कुमार जी। आदरणीय मुख्य अतिथि लामा लोकचंद जी, आदरणीय डॉक्टर सदानंद मौर्य जी, अमरीक सिंह कुशवाहा जी, राजेश कुमार जी, शत्रुघ्न साकी जी, राजेंद्र जी, गिरीश जी, राजेश जी और भी सम्राट अशोक क्लब के दिनेश मौर्य जी और जितने हमारे सम्राट अशोक क्लब के जो भी सम्राट अशोक क्लब से जुड़े हुए सदस्यगण यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यकर्ता के कार्य रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका मैं नमन करता हूँ और उनको शक्ति दे ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच भारत सरकार में केंद्रीय पूर्व राज्य मंत्री रहे श्री नागमणि जी, हमारे वयोवृद्ध अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ में विख्यात प्राप्त किए श्री मोतीलाल कुशवाहा जी और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर दिल्ली गवर्नमेंट श्री आर के सिंह जी और जितने भी अधिकारीगण यहाँ बाहर आए हुए हैं और गणमान्य जन जो यहाँ बैठे हुए हैं, सम्राट अशोक क्लब को एक गति प्रदान कर रहे हैं, एक समर्थन कर रहे हैं, महिलाएं, बहनें, सभी को मेरा नमन है, मेरा उन्हें अभिवादन है कि आप सम्राट अशोक क्लब के इस सालाना कार्यक्रम में जो हम 2276वें धम्म विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, खुशी और उल्लास से मनाते हैं। ये हमारा अकेला कार्यक्रम है दिल्ली में। जब से मैं दिल्ली में पदस्थापित हुआ हूँ, मैं जरूर इस कार्यक्रम में आता हूँ। जबकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, हमारी कुछ सीमितताएँ हैं, लेकिन यह जो विषय है सम्राट अशोक क्लब, सम्राट अशोक वर्तमान राजनीतिक परिषद की गवर्नेंस पॉलिसी, इसमें मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सम्राट अशोक का कार्यकाल 232 BC के आसपास रहा है, मतलब करीब हमारे अभी से 2250 साल पहले, 2250 साल पहले सम्राट अशोक इसी हमारे कांधार से शुरू होकर ईरान से लेकर के और दक्षिण में और जहाँ तक आपकी इधर बर्मा और केवल दक्षिण के चोल को छोड़ करके सभी जगह इनका राज था। इन्होंने 40 साल राज किया। 40 साल राज किसी ने नहीं किया। पूरी दुनिया के इतिहास में 40 साल राज करना एक बड़ी बात है। कोई व्यक्ति 40 साल राज कैसे कर सकता है, ये भी सोचना बड़ी बात है कि 40 साल राज करने के लिए क्या क्या ऐसी प्रशासनिक नीतियां रही होंगी, कैसी कैसी प्रशासनिक नीतियां रही होंगी और कौन सा वो संकल्पना रही होगी जिस पर सम्राट अशोक ने 40 साल राज किया। आज 10 साल राज करने के लिए लोग सोचते हैं कि 10 साल कैसे राज करेंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 10 साल में ही 5 साल में लोग गद्दी सुधारते हैं। सम्राट अशोक ने 40 साल राज की और 40 साल के बाद उनकी सत्ता 50 साल और चली। तो मैं सम्राट अशोक की उसी राजनीति पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सम्राट अशोक के राज्यकाल के बाद 2000 साल तक हमें पता नहीं चला कि सम्राट अशोक कौन थे। जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में शिलालेखों का अध्ययन किया, क्योंकि वो प्राकृत और पाली भाषा में थे, और उन शिलालेखों के अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि 2000 से पहले सम्राट अशोक ने यहाँ 40 साल राज किया है। उसके बाद जॉन मार्शल ने भी काम किया, H.G. वेल्स ने भी काम किया और कई अंग्रेज विद्वानों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया सम्राट अशोक का। आज स्थिति ये है कि हम उनके 33 रॉक एडिक्ट पाए हैं और 33 रॉक एडिक्टों पे काम चल रहा है, उसकी गहन अध्ययन हो रही है। हमारे जितने भी इतिहासकार रहे हैं 1835 के बाद, उन्होंने भी अपनी अपनी कहानी जोड़ करके उसमें से सम्राट अशोक को निकालना चाहा है, क्योंकि अभी भी इसमें काफी शोध की जरूरत है कि उन्होंने 40 साल राज कैसे किया, वो कौन सी उनकी नीतियां थी, जिसको कि ऐसी क्या नीतियां थी जिसको लेकर वो चले और
इतना लंबा सा राज किया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ना शुरू किया और जब उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, अंग्रेज सिविल सर्वेंट होने के बावजूद, अंग्रेज इंजीनियर होने के बावजूद कई लोगों ने सम्राट अशोक में रुचि ली और जो भी फैक्ट निकल के आया, आज सम्राट अशोक क्लब उसी फैक्ट को आगे लेके चल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत खुशी की बात है कि जिसको 1835 ने जेम्स प्रिंसेप ने शुरू किया, उसको फिर से आप पुनर्जागृत कर रहे हैं। फिर से आप सम्राट अशोक की वही स्थिति, वही दर्जा, वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही राजकाज, वही नीतियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सम्राट अशोक क्लब का ऋणी हूँ। मैं सम्राट अशोक का ऋणी हूँ कि हर एक मानवीय सभ्यता को एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आधार चाहिए, एक ऐसा नींव चाहिए, एक ऐसी संकल्पना की बुनियाद चाहिए जिससे कि वो अपना मोरल हाई कर सके। जब आप कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इस तरह से राज किया है और 2500 साल पहले राज किया है, और उसके बाद जितनी भी चीजें आपने पाई हैं 1835 यानी करीब 150 साल के बाद, वो सभी चीजें पाई हैं, वो ऐतिहासिक तथ्य है। मैं फिर से बात बोल रहा हूं कि दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि रॉक एडिक्ट 33 पाए गए। किसी का रॉक एडिक्ट नहीं पाया गया। जितने भी आपके देवी देवता हैं, किसी ने रॉक एडिक्ट नहीं लिखा, कहीं नहीं पाए गए, इसलिए कि रॉक एडिक्ट सिर्फ सम्राट अशोक का मिलता है। और सम्राट अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं वो उस पर इतिहास को भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए सम्राट अशोक क्लब ने अगर सम्राट अशोक की शासन पद्धति को, सम्राट अशोक के राज्यकाल को और सम्राट अशोक के जो उनका जो विस्तार था, विस्तार कैसे था, देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले सम्राट अशोक 8-9 साल तो बड़े जो भी राजकाज थी उनकी, वो ब्लड एंड आयरन की नीति पे थी। उन्होंने किसी को ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया और जो भी राज्य उस समय सर उठाया उसको वो नस्तनाबूद करते गए। 8 साल तक उन्होंने किया। और कलिंग विजय के बाद, जिस दिन हम विजय धम्म दिवस मनाते हैं, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक को ये लगा कि इससे भला नहीं हो सकता है, इससे मानवता का भला नहीं होता है। हम किसको मार रहे हैं? अब जो उस समय की हिस्टोरी, जब रॉक एडिक्ट में जो लिखा मिलता है कि उनको बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने उस समय धम्म को अपनाया। धम्म वो है जो आपको अंदर पवित्र गुण लाता है। धम्म वो है जो आपके अंदर ऐसी व्यवहार, मानवीय संवेदना आपके अंदर सिंचित करता है जिससे कि आप आगे जाके सभी मानव ही नहीं, पशुओं को भी, सबको आप एक ऐसा समझते हैं कि सब हमारी तरह है, हम किसी को कष्ट न दें। और धम्म की नीति जब उजागर हुई तो धम्म की नीति ऐसे नहीं उजागर हुई। जिस दिन धम्म उजागर हुआ उसी दिन के याद में हम आज सब लोग हैं, विजय धम्म दिवस। क्योंकि उसी के बाद उन्होंने 32 साल बिल्कुल ऐसा राज किया जैसे लगता था कि जो भी उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी राज ने उनको चुनौती नहीं दी, बल्कि एक्सेप्ट किया कि धम्म में वो शक्ति थी कि ये तो मानव मात्र के लिए, सबके लिए है और सब लोग अच्छा से जिएंगे, सब लोगों का कल्याण होगा, सब लोग विकास करेंगे। ऐसा सोच के सम्राट अशोक ने अपनी राजनीति को चलाया, सबकी विकास हो, सब लोग बढ़े, ऐसा सम्राट अशोक का था। और केवल आदमी नहीं, आज देखिए पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, उन्होंने आदमी की जगह पे पशुओं को भी वही जगह दी। मैन एंड एनिमल जो थे सबको एक ही शक्ति प्राप्त थी। उन एनिमल की हत्या करना भी सम्राट अशोक के राज में आदमी की हत्या करने के बराबर था। ऐसी पॉलिसी क्यों थी? अब इसके बारे में जाएंगे कि कितनी वैज्ञानिक नीति थी कि हमारा जो संपर्क है मानव और पशुओं का, ये एक अनुनाश्रय संबंध है। ये संबंध है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। हम अगर पशु नहीं जिंदा रहेंगे तो हम नहीं जिंदा रहेंगे। हम आहार में, फूड वेब में वहां आते हैं जहां से हमें पशुओं से मिलता है। कई चीजें हमारे जो कई चीजें जब ये प्रकृति में मानव का इंटरफेरेंस कम था तो पशु ही हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब पुराने जो हमारे कई जनरेशन पहले जो लोग थे, निएंडरथल और प्रोमेथेसिस और होमो सैपियंस, एक कुत्तों के साथ रहते थे। कुत्ता, इसका मतलब है कि इनका संबंध पशुओं से और हमारा संबंध एक साथ रहा है और नाश्रे रूप में हम प्रगति किए हैं। सम्राट अशोक ने उसी नीति को अपनाया और पशुओं और मानव को एक साथ रखा। और इसका मतलब ये है कि सम्राट अशोक उस जैव विविधता को प्रमाणित करते थे,
वो उस रिलेशनशिप, उस बायो ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को, वो फूड वेब को और जितना भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सबको वो सर्टिफाई करते, इतना साइंटिफिक रहा। दूसरी बात, सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट धूर साउथ में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं और सभी उसी पत्थर से बने हुए, चुनार के पत्थर से, रेड सैंडस्टोन। क्या टेक्नोलॉजी रही होगी साहब, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि जो कैसे वो गिरनार चला गया उतना बड़ा पत्थर, एक पत्थर लाने, उतने बड़े पत्थर को लाने के लिए वो सत्ता में कैसे लोग टेक्नीशियन रहे होंगे, कितने इंजीनियर रहे होंगे कि अब आप समझिए कि गंगा की धारा तो इधर से बहती है, हिमालय से बहती है, जब वो पंजाब में ले हुए, कंधार में जब रॉक एडिक्ट ले हुए तो गंगा की धारा के विपरीत ले होंगे और कितनी जल्दबाजी में ले गए होंगे, इसको भी समझना। डॉक्टर साहब बैठे हुए बताएंगे कि कितनी जल्दबाजी चुनाव से। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 232 BC जब तक उनका राज रहा, उसके बाद जब ये राज खत्म हुआ तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? कभी आपने सोचा कि टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? इतना विकसित समाज, इतना विकसित राज्य पद्धति, इतना विकसित गवर्नेंस पॉलिसी, जब इतना विकसित है और जब वहां पे लैंग्वेज भी था, जब रॉक एडिक्ट थे तो वो जो पढ़ाइयाँ थी, जो वो राजनीति का शास्त्र होगा, जो मानव विज्ञान का शास्त्र होगा, जो विज्ञान का शास्त्र होगा, वो किताबें कहाँ चली गई? वो किस धूल में पीछे हैं? अगर ये जेम्स प्रिंसेप लोग, अगर ये अंग्रेज नहीं खोजे होते तो हम ये भी नहीं जान पाते आज कि सम्राट अशोक कोई व्यक्ति था जिसने 40 साल राज चलाया और वो राज जो है कांधार से लेके और दक्षिण तक फैला हुआ था। हम ये भी नहीं जानते। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि सबसे जरूरी है इस पर रिसर्च करना, सबसे जरूरी है इन पे शोध करना। सम्राट अशोक को अपना लीजिए, सम्राट अशोक पे शोध कीजिए, हाथों हाथ ले लीजिए, क्योंकि अभी भी इस पे पूरा सत्य बाहर नहीं आया है। पूरा सम्राट अशोक काम तो कर रहा है, लेकिन अभी इसमें कम से कम 1000 घंटे और लगेंगे, लाखों घंटे और लगेंगे उन पांडुलिपियों को निकालने में जिसमें वो सत्ता चलाई गई थी। उस सालों को चलाया गया होगा, जब वो वर्षों को चलाया गया 40 साल तक, तो वो कौन सी पांडुलिपि थी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो कैसे लोग थे, कैसे वो शासन चला होगा, जहां पहुंचते ही सम्राट अशोक का फरमान जाते ही राजा कहते थे, सर हम तो आपके लोग हैं, हम तो आपसे ही प्रेरणा लेते हैं, हम तो आपसे प्रेरणा लेकर, धर्म से ही प्रेरणा लेकर राज चला रहे हैं सर, और आप तो आइए और देखिए हमारा राज ऐसे चल रहा है। इसका मतलब है कि एक युग ऐसा भी रहा है इसी देश में, एक युग ऐसा भी रहा है जिस पे आपको गर्व होना चाहिए, एक युग ऐसा भी रहा है जो आपकी महानता को बुलंद करता है, एक युग ऐसा भी रहा है जहां आपकी स्थापत्य कला सबसे ऊंची थी, एक युग ऐसा भी रहा है जहां की कलाकृतियां सबसे ऊंची थी। आप कहते हैं कि जब वो इतनी नदियां हैं, आप देखिए पाटलिपुत्र, आज जब फ्लड आ जाता है, आज जब बाढ़ आती है पाटलिपुत्र में या उस नॉर्थ बिहार के एरिया में, तो मुश्किल होता है जीना। लकड़ी का महल था कुम्हरार में साहब, सोचने वाली बात है, लकड़ी का महल था और बाढ़ हर साल आता है बिहार में। कैसे क्या टेक्नोलॉजी रही होगी सर कि उस बाढ़ वाले क्षेत्र में कैसे इन लोग जाते थे और कैसे राज चलता होगा। सोचने वाली बात है कि वो लकड़ी के पुल कैसे बने होंगे और कितने विशालकाय पुल होंगे जो हर नहीं बन सकता सर, और इतना आवागमन का साधन था। इसका मतलब है कि एक तो उनकी नॉवल पॉलिसी जो नेविगेशन के लिए, रिवर नेविगेशन के लिए यूज करते थे, एक जो लकड़ी का पुल उन्होंने बनाया होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो उस पर अभी कोई अभिलेख नहीं आया सर, अभी तक उस पर रिसर्च बाकी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, सबसे अधिक रिसर्च इन्होंने ही किया है सम्राट अशोक पे। मैं आपका ऋणी हूँ डॉक्टर साहब कि आपने इतना रिसर्च किया है सम्राट अशोक पे, और मैं मतलब कि अभी कितना काम बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि सम्राट अशोक को अपनाइए, समझिए, ये वो शासन पद्धति है, ये वो गवर्नेंस पॉलिसी थी जिसका पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं मिलता, इसका कोई तुलना नहीं है किसी विश्व में किसी भी गवर्नेंस पॉलिसी से। अगर आपको जानते हैं, आप खाली H.G. वेल्स जो महान हिस्टोरियन था, उसके 4 लाइनें पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में है कि सम्राट अशोक ने जो महल बनाया उसकी विशालता, सम्राट अशोक ने जो पॉलिसी लाई उस पॉलिसियों का अचूक होना, सम्राट अशोक की जो महानता थी, जो ग्रेसियसनेस था। ग्रेसियसनेस तब आता है जैसे मैंने इन पे हाथ रख दिया फिर ये भी हमारे जैसे हो गए। ग्रेसियसनेस वो चीज है, वो 4-5 बातें जो उन्होंने लिखी हैं जो
जिसके बाद उन्होंने लिखा है कि इस पृथ्वी पर लाखों हजार लाखों राजा हुए हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन सम्राट अशोक की तुलना में कोई राजा नहीं आ सकता। सम्राट अशोक की तुलना में एक भी राजा नहीं है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात किसी सम्राट अशोक के फॉलोअर ने नहीं कही, ये बात किसी सम्राट अशोक क्लब के नहीं गई। इस बात को सबसे बड़ा विद्वान श्री H.G. वेल्स ने कहा है, उसकी किताब को पढ़िए। मैं आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि आप इस पर रिसर्च करें, ये शोध करें कि वो सम्राट अशोक की कौन कौन सी नीतियां थी, उनका राज्यकाल कैसे चला है, जिसका आज हम प्रयोग करते हैं। सम्राट अशोक से कुछ भी बाहर नहीं है, चाहे वो पंचमार्क क्वाइन हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, उनका कानून का शासन, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो नदियों की किलिंग हो। अभी बताएंगे डॉक्टर साहब कि वो नदियों की किलिंग का भी काम सम्राट अशोक ने शुरू किया। अब सोचिए सर, अभी भी समझने वाली बात है कि आजादी जब मिला था तो मेरी संख्या थी 32 करोड़, भारत राज्य की संख्या 32 करोड़ थी। सम्राट अशोक के जमाने में 2 करोड़ से भी कम रही होगी, 2 करोड़ से कम रही होगी। तो इतना कम पोल्यूशन हुआ होगा, तब भी सम्राट अशोक को जरूरत पड़ी थी कि नदियों का पानी एकदम साफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कोई जाए और पी सके। इसका मतलब कलकत्ता में भी नदियों का पानी कोई पी सकता था सम्राट अशोक के जमाने में। आप समझ सकते हैं, जब हिमालय में पीना अलग बात है नदियों का पानी, लेकिन कलकत्ता में कोई नदियों का पानी पी रहा है। सम्राट अशोक ने 2200 साल पहले इसको समझा सर, ये समझने वाली बात है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, गंगा एक्शन प्लान कब से चल रहा है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने 40 साल में दी थी कि रिवर क्लीनिंग का वो मानदंड पैदा किया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस पर रिसर्च करनी होती है। आपसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि सम्राट अशोक सम्राट अशोक ने एक ऐसा लकीर खींचा है जिसको समझने की जरूरत है। उनके पर्यावरण संरक्षण को समझने की जरूरत है। उनके क्या कहते हैं, जो प्रतीक लाए गए हैं, अब प्रतीक भी ऐसे लाए गए हैं। जब आप देखते हैं लाट देखते हैं, तो लाट जो स्तंभ हैं बनाए गए हैं, जो उसकी चिकनाहट है, कभी कभी आप सोचिए कि कितना चिकना करते करते इतना चिकना कर दिया होगा कि सर वो दूसरे मेटल से भी चिकना हो गया। दूसरा मेटल मतलब डायमंड, दूसरा मेटल मतलब ग्लास, दूसरा मेटल मतलब जितने मेटल आपके दिमाग में आते हैं उससे भी चिकना है सर वो पत्थर, जो कि सारनाथ में अभी भी मौजूद है सर। क्या टेक्नोलॉजी कैसे से। और दूसरा बहुत बड़ी बात कि जब वो सम्राट अशोक के यहाँ जब पत्थर बना था, तो एक ही पत्थर समझिए यहाँ से लेकर वहां तक 20 मीटर का पत्थर है। 20 मीटर पत्थर पे 4 लॉन बनाए हैं सर, 4 से। थोड़ी सी भी कहीं गलती हो गई तो 20 मीटर पत्थर पे काम करना बेकार जाएगा सर। 20 मीटर पत्थर पे जो काम कर रहा है, थोड़ी कहीं गलती हो जाए, कहीं नाक टूट जाए, कहीं हो जाए, कहीं किसी का आंख में दिक्कत आ जाए, लेकिन ऐसे लोग रहेंगे किस लेवल पे उस सम्राट अशोक ने अपनी सत्ता को उठाया होगा, उस सिविलाइजेशन को कहां जाके रखा होगा, ये समझने वाली बात है। किस तरह के कुशल शिल्प पैदा किए होंगे, किस तरह के हस्तशिल्पी पैदा किए होंगे, हमें सुना है, हमें इसे जानना है। सम्राट अशोक के पीरियड को जानना है। वही हमारा मोरल है, वही हमारा सोर्स है, उसी स्रोत से हम आए हैं, उसी स्रोत से हमको समझना है। वो स्रोत हमें सर ब्लड देता है सर, वो हमारा खून है सर। वो स्रोत जो है हमारा खून है, उस स्रोत को समझना है सर कि वो स्रोत कहाँ से आया, वो क्या टेक्नोलॉजी और कैसे खत्म हो गया सर। मतलब 2000 तक कुछ भी नहीं मिलता, 2000 साल तक, और अचानक जो है एक साथ जब अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज थोड़े से खोजी प्रकृति के थे सर, तो वो क्या थे, उनको रूल करना जब होता था, कहीं शासन करना था, तो सबसे पहले वहां का इतिहास थे। अफ्रीका भी उन्होंने यही किया सर, चल एशिया भी यही किया सर, यहाँ भी यही किया। जब यहाँ आए तो यहाँ का सबसे पहले इतिहास पढ़ा, और जब इतिहास पढ़ा तो जहाँ जाए वहाँ सम्राट अशोक मिल जाए, जहाँ जाए वहाँ बुद्ध की मूर्ति मिल जाए। वो परेशान हो गए कि ये जो 2000 साल जो गुजारा है, किसने इसको नीचे कर दिया यार, किसने इसको धूल में डाल दिया। ये जहाँ जिस जगह जा रहे हैं, जहाँ खुदाई कर रहे हैं, जहाँ अपने लिए घर बना रहे हैं, वहां पे बुद्ध मिल जा रहे हैं, वहां समझ ये कौन सा जमीन रहा है। फिर जब उन्होंने जोड़ा एक से कड़ी से दूसरी कड़ी, तब मालूम चला कि देव नाम प्रिय वही है जो सम्राट अशोक था सर। देव नाम प्रिय वही है जो सम्राट अशोक था। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई सर, तब लोगों को मालूम चला हमें जरूरत है, आज हमें जरूरत है। हर देश का एक ऐसा महान शासक होता है जिस पे आप गर्व कर सके। हर देश का ऐसा महान शासक होता है जिस आप कर सके, उस पर देश चलता है, उसकी आवाज पे देश खड़ा होता है, उसकी आवाज पे
हमारे पास हमारा महान शासक है सम्राट अशोक, हमारे पास महान शासक है जिसके नीतियों को लागू करके हम आज भी आगे बढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक के जमाने में सर, सम्राट अशोक के जमाने में कई सेक्ट थे सर, आजीविका सेक्ट था, बहुत से सेक्ट थे सर, महावीरा, कई तरह के जैन सेक्ट थे, कई सेक्ट थे, लेकिन सम्राट अशोक पर किसी ने कॉम्युनल होने का, सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगाया सर। अगर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान सभा 1949 में जब संविधान बनाई थी, संविधान सभा में उसके प्रतीक जो कहते हैं नहीं लिए जाते, जरूर कोई ना कोई विरोध होता कि ये इनका मतलब है कि सम्राट अशोक के जितने प्रतीक आए हैं, जो चक्र आया है, जो 4 लॉर्ड आए हैं, या जितने प्रतीक हैं, कहीं भी उसमें एलिमेंट ऑफ कम्युनिज्म नहीं था सर। सम्राट अशोक was टोटली सेकुलर, कंप्लीटली सेकुलर। ये मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं सर। अगर कहीं भी ऐसा एलिमेंट मिलता सर, उस समय हजारों सेक्ट थे, हजारों लीडर थे, अगर कहीं भी मिला होता सर तो किसी न किसी ने जरूर उंगली उठाई होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने विद्वान थे, किसी ने उंगली नहीं उठाया सर। और हिस्टोरियन लिखता है कि सम्राट अशोक काल एक धर्मनिरपेक्ष काल था। अब आप समझिए सर, हजारों धर्म, सम्राट अशोक कैसे निरपेक्ष रहा? पॉलिसी है सर, किताबें नहीं है सर, हमारे पास एडिक्ट नहीं है, हमारे पास किताबों की कमी है सर। वो किताब निकालने होंगे सर, कहीं ना कहीं जरूर है सर, किसी न किसी लेख में, किसी न किसी पत्थर पे लिखा होगा सर, कहीं ना कहीं जो लिखा होगा सर कि वो कैसे 40 साल तक सेकुलर सरकार चली है सर, कैसे चला होगा सर, वो इतना कंप्लीटली सेकुलर कैसे था सर, इसका जरूर किसी न किसी रॉक एडिक्ट में, अभी तो 33 में है सर, हजारों रॉक एडिक्ट मिलेंगे, क्योंकि इस गंगा में कितनी बार फ्लड आया है इसकी भी नहीं तुलना है सर। गंगा के नीचे 600 मीटर तक खाली मिट्टी है सर, गंगा नदी जहां बहती है सर उसके 600 मीटर तक खाली मिट्टी है सर। जरा निकालिए इसमें सर, कितनी बार फ्लड आया होगा? 2200 बार फ्लड आया होगा सर। अगर घुसते जाएंगे तो और रॉक एडिक्ट मिलते जाएंगे। मैं आह्वान करता हूं, मैं सम्राट अशोक क्लब का आह्वान करता हूं कि निकालिए उन रॉक एडिक्ट को और समझिए कि क्या स्टेट पॉलिसी रही होगी, क्या स्टेट पॉलिसी रहेगी, कैसे चला होगा सर, कैसे सम्राट अशोक को सेकुलर बोला होगा सर, ये समझने वाली बात है सर। तीसरी बात कि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारा हम जो अपनी राजनीति चलाए वो जनप्रिय हो, कानून का शासन हो, सभी चीज का संरक्षण हो, आज जिस प्रदूषण भरी जिंदगी में जी रहे हैं उससे मुक्त हो, ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोग, ऐसे राजकाज की नीति निकालनी होगी सर। कहीं ना कहीं से हमें उसको निकाल कर लाना होगा और अपने गवर्नेंस पॉलिसी में लगाना होगा सर। यही रिलेवेंस है सर सम्राट अशोक की गवर्नेंस पॉलिसी का, यही प्रासंगिकता है सम्राट अशोक की। और दूसरा बात है, एक अंग्रेजी हिस्ट्री ने लिख दिया कि सम्राट अशोक इज नॉट ए स्पेस मेकर सर। अब देख लीजिए, मैं भी इसको भी समझने की कोशिश करा सर, अभी तक मुझे करना है कि सम्राट अशोक इज नॉट ए स्पेस मेकर सर, ही इज ए डेस्टिनी मेकर। हाउ वन कैन बी डेस्टिनी मेकर? हम लोग यही समझते कि ईश्वर डिस्टिनी होता है, भाग्य निर्माता। ऐसा जरूर होगा सर, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो उनके पीरियड में गरीब नहीं होगा, लेकिन उनके पीरियड में गरीब आदमी एक भी नहीं था, क्योंकि सबका भाग्य उन्होंने खुद बनाया था। एक आदमी स्पेस बना सकता है, एक आदमी भारत क्रिएट कर सकता है, एक आदमी पाकिस्तान बना सकता है, एक आदमी पूरा वर्ल्ड में स्पेस बना सकता है, रहने की जगह बना सकता है, शहर बना सकता है, जगह बना सकता है। आदमी मतलब हर तरह के आपको सुख सुविधा, जितना रेलवे, मॉल, ये सब बना सकता है, लेकिन भाग्य निर्माता होने के लिए सर सोचना पड़ेगा। कुछ थी उनकी नीति में, तो कैसे भाग मिला सर? रेलवे बनना, हवाई जहाज बनना, कैपिटल बनना, ये अलग चीज है। इससे भारतीयों का भाग्य नहीं किया था सर। सम्राट अशोक को भाग्य निर्माता कहा गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी थी सर जो भाग्य को चेंज करती थी। मतलब जो लोग जीते थे सर वो बढ़िया से जीते थे सर, और जो लोग जीते होंगे सर उनके लिए खाने की जो सिक्योरिटी होगी, जो उनकी जो हेल्थ की जो सिक्योरिटी होगी सर वो रही होगी सर। भाग्य निर्माता वही हो सकता है जिसके राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां चूल्हा नहीं जलता होगा। भाग्य निर्माता वही हो सकता है जिसके राज्य में एक भी आदमी नहीं होगा जिसकी बीमारी की व्यवस्था तुरंत नहीं होती होगी। राज्य ऐसा ही राज्य, ऐसा भाग्य निर्माता वही हो सकता है सर जहां हर आदमी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और हर आदमी जो है खुश हो सर, वही हो सकता है। स्पेस बना सकते हैं सर, गाड़ियां खरीद सकते हैं सर, रेलवे बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं,
बड़े बड़े राजधानी बना सकते हैं सर, लेकिन भाग का निर्माण करने के लिए सोचना पड़ेगा सर। किसी आदमी के भाग को चेंज कर दे, वो भाग्य के लिए भाग्य चेंज करेगा तो व्यक्ति अस्थायी रूप से खुशी में आएगा सर। वो अस्थायी रूप से जो हैप्पीनेस है, जिसको कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स दिया हुआ सर। और सम्राट अशोक ने अगर हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है, अगर लोगों को खुश रखा होगा सर, तो जरूर वो नीति होगी सर। हमें जानना है, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार सम्राट अशोक क्लब से कि वो निकालो कि वो क्या हैप्पीनेस था, वो कैसे उन्होंने सबके लिए हैप्पीनेस खोज दिया। ऐसा क्या नीति थी जिससे कि एक एक आदमी यहाँ पे खुश हो जाए? ऐसा कोई नीति हमारे पास नहीं है आज के डेट में। ऐसा कोई नीति इस पृथ्वी में नहीं है कि एक एक आदमी खुश जाए, एक एक आदमी रोग मुक्त रहे। ऐसा कोई नीति नहीं है। सम्राट अशोक के पास वो नीति थी सर कि एक एक आदमी खुश रहे, एक एक आदमी स्वस्थ रहे। मैं फिर आह्वान करता हूं कि सोच करो, अपना लीजिए इसको और इस पे सोच कीजिए, समझिए उसके पेट को, निकालिए किताबें, निकालिए जितनी चीजें हो सकती हैं निकालो, जितनी खुदाई हो सकती है खोद डालो पूरे देश को। समझो उसको कि सम्राट अशोक के रॉ क्रेडिट में ऐसा क्या है जो हैप्पीनेस इंडेक्स लाता है, जो आदमी के अंदर हैप्पीनेस कॉन्टेक्ट करता है। तभी आप गवर्नेंस पॉलिसी बनाओगे और वैसी गवर्नेंस पॉलिसी होगी सर जिसमें हर आदमी खुश होगा सर। सम्राट अशोक जो कार्य कर रहा है और जिस स्तर पे कार्य कर रहा है, इससे हमें गर्व है। हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि वैसी दस्तावेज निकालें, वैसे डॉक्यूमेंट दें, वैसे चीजें आप सम्राट अशोक के बारे में बताएं, समझने की कोशिश करें कि आखिर वो जो 2500 साल पहले जो इतिहास दब चुका है वो कैसे फिर पुनर्जीवित होगा। ये पुनर्जागरण काल है सर, ये हम लोग पुनर्जागृत हैं, हम लोग उसको समझे, हम सभी लोग समझे। सम्राट अशोक ने पहल की है, हमें इन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए सर, तहे दिल से देना चाहिए सर। इस पहल को, ये पहल की है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए सर। हम सभी लोग उसी पहल के, मैं भी अगर हूँ यहाँ पे तो इसी पहल में हूँ कि जो आप पहल कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ा सके। मेरे लिए कुछ भी होगा तो मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अपने प्रशासनिक दायरे रहते भी जो कर सकता हूँ, जिससे कहना होगा, जिससे यात्रा करनी होगी, मैं करता हूँ, ऐसा आप जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग करें। ये सम्राट अशोक क्लब उस सम्राट अशोक के महान शासन काल को, उस महान दस्तावेजों को निकालना चाहता है, उस महान कार्यशैली को आपके सामने रखना चाहता है, जिससे हम सभी लोग खुश रहें, सभी लोग आनंद रहें और सभी लोगों की जिंदगी में हम एक दूसरे का साथ दें, सभी लोग का कल्याण हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में अशोका मिशन महरौली नई दिल्ली के अध्यक्ष पूज्य प्रातः स्मरणीय भंते लामा लोबजंग जी उपस्थित हैं, जिनके पद चिन्हों को देखकर हमने बोलना सीखा। सम्राट अशोक क्लब के सदस्य जिनमें आस्था रखते हैं, जिनकी वाणी को सुनकर अपने अंदर करुणा की भावना पैदा करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं। हम धन्य हैं कि हमारी एक बुलावे पर आप हमारे कार्यक्रम में आए। मैं सम्मान के साथ, पूरे करतल ध्वनि के साथ आज के मुख्य अतिथि को वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि हमारे आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष अशोका मिशन महरौली नई दिल्ली पूज्य भंते लामा लोबजंग जी के लिए। नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स, सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इस सभा का आज का ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने मुझे यहाँ आने का और आप लोगों से मिलने का, सुनने का अवसर दिया। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सम्राट अशोक क्लब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। हमारे पास कुछ लोग जुड़े, वो कुछ लोग आते हैं,
आपके शाक्य कम्युनिटी के जीवाराम शाक्य हमेशा आते रहते हैं मेरे पास। उन्होंने बहुत बताया कि कितना कार्य सम्राट अशोक क्लब के तरफ से कर रहे हैं। ये संगठन कितना अच्छा, कितना मजबूत, कितना संगठित ढंग से करते हैं, ये मैंने काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ। लेकिन आज जब यहाँ आए तो यहाँ जिन जिन लोगों ने सम्राट अशोक के बारे में और कुछ लोग जो कविता के द्वारा बुद्ध धर्म के बारे में और जो आपका जो संगठन है जो ये जो नाच गाने का क्या नाम है उसका, दिव्य कला मिशन, अच्छा, उनका बहुत अच्छा संगठन